मैं ललन कुमार यादव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो इसमें हम लोग संख्या के बारे में पढ़ेंगे और पूरा मैथ जो है वह नंबर पर ही बेस्ड है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि नंबर क्या होता है। कहेंगे गणित का वैसा तथ्य जिसके द्वारा किसी भी वस्तु का गणना किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ये इन्फिनिटी है, ठीक है, अनंत है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर 5 किताबें रखे हैं, उसको हम काउंट कर लेते हैं, 5 है तो उसको 5 बोल देते हैं। यानी किसी भी वस्तु के किसी भी चीज़ को हम अगर गणना करते हैं जिसके द्वारा, वो सभी संख्या है। अब संख्या में क्या होता है कि संख्या का कई टाइप्स हैं। तो उससे पहले हम एक बार जान लेते हैं नंबर लाइंस को। ये नंबर लाइन जो होता है, इसके राइट साइड जो होता है, जितना भी वैल्यू होता है पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट साइड जो भी होता है वो निगेटिव होता है। और कोई पूछ दे कि दो नंबर के बीच, जैसे 1 और 2 के बीच कितने नंबर्स होंगे, हम क्या कहेंगे? इन्फिनिटी होंगे। क्योंकि अगर 1 के बाद चलते हैं 1.1 1.01 03 04 इस प्रकार हम कहेंगे, तो इसके बीच क्या होगा? इन्फिनिटी नंबर्स होंगे, ठीक है, जैसे आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। और ये संख्या जो होता है इसका कोई अंत नहीं है। जब काउंटिंग कीजिएगा तो करते 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 पूरा जिंदगी खत्म हो जाएगा, लेकिन संख्या खत्म होने वाला नहीं है। अब देखिए, संख्या में ही हम लोग को जितना चीज जरूरत है वही उसका हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले जान लेते हैं नंबर्स। जान के अब हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो जनरली बोला जाता है कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं साधारण गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 डॉट डॉट। कुछ लोग क्या करते हैं कि डॉट डॉट के जगह पर कई सारे डॉट डॉट्स देते हैं, जो कि गलत है। 3 तो डॉट डॉट देना है, जो कि इन्फिनिटी को इंडिकेट करता है। तो आज से हम लोग जब भी इन्फिनिटी को इंडिकेट करना चाहेंगे तो कितना डॉट देंगे? 3 देंगे। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें होल नंबर, पूर्ण संख्या है। होल नंबर्स पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? देखिए, जब प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर हम शून्य को शामिल कर देते हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त होता है? पूर्ण संख्या का समूह प्राप्त होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन देंगे। प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने से जो संख्या का समूह प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। और इसे किससे डिनोट करेंगे? W से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक बात आपको समझना होगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि होल नंबर में, पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या क्या है? शामिल है। लेकिन प्राकृतिक संख्या के समूह में देखिए ये शून्य शामिल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ कि प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होता है उसे होल नंबर कहा जा सकता है, अर्थात पूर्ण संख्या कहा जा सकता है। लेकिन पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या में शामिल है, लेकिन जो प्रत्येक पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या के समूह में शामिल नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं इंटीजर, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है अब जानेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल जैसे देख रहे हैं, यहाँ पर निगेटिव को भी लिया गया है, पॉजिटिव को भी लिया गया और शून्य को भी लिया गया। कहेंगे होल नंबर के जो ग्रुप है, समूह है, उसमें नेचुरल नंबर के निगेटिव फॉर्म को लेने पर जो हमें एक ग्रुप प्राप्त होता है उस ग्रुप को कहते हैं हम पूर्णांक। इसको ऐसे बोल देंगे, कहेंगे पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक रूप को शामिल करने पर जो संख्या का समूह प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक। जैसे डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है। तो जितना भी निगेटिव है और पॉजिटिव है
और शून्य ये जो दिया गया इस सबको हम क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे, ठीक है। और इसे किससे सूचित किया जाता है, आई से या जेड से। आई से सूचित क्यों किया जाता है, क्योंकि इंटीजर का फर्स्ट लेटर क्या आई है। लेकिन जेड से क्यों सूचित किया जाता है, देखिए मैथ में जो है कई देशों का सहयोग है, जैसे इंडिया हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया। जर्मनी जो है, जर्मनी में इंटीजर को क्या कहा जाता है, जेहलिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जेहलिन। और जेहलिन का फर्स्ट लेटर क्या, जेड है, इसलिए इंटीजर को जेड से भी सूचित किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर हम एक चीज गौर करते हैं कि ये आपको समूह दिख रहा होगा, इसमें हम देख रहे हैं कि शून्य भी शामिल है, 1 2 3 ये भी शामिल है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आप गौर से देखें तो आपको लगेगा कि होल नंबर इसमें समाहित है। और होल नंबर में कौन शामिल है, नेचुरल नंबर। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है, और प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या भी नहीं होती है। सारा बात अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, आगे आपको ऑब्जेक्टिव में ये काम आएगा। तो प्रत्येक पूर्णांक को हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं, प्रत्येक पूर्णांक को हम प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक प्राकृत संख्या और प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्रत्येक पूर्ण संख्या को हम पूर्णांक कह सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ये सारा चीज आपको बेसिक में याद रखना होगा, क्योंकि आपको इसका आगे उपयोग होने वाला है, ठीक है। परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, तो जनरली हम लोग पढ़े होंगे कि अब हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, कहेंगे ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे कौन संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जहाँ P और Q कोई पूर्णांक है, P जो है वो इंटीजर से बिलोंग करता है और Q भी इंटीजर से बिलोंग करता है, बट एक कंडीशन है, Q डज नॉट जीरो, Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके तो उसे कौन संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जहाँ P और Q क्या है, कोई पूर्णांक है और Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 0 ये सब दिया हुआ। अब मान लीजिए आपको लिख दिया जाए कि ये बताइए कि 2/0 ये परिमेय संख्या है या नहीं है, 2/0 परिमेय संख्या है या नहीं है। अगर हम परिभाषा के हिसाब से समझते हैं तो ये P का वैल्यू हो गया और Q का वैल्यू हो गया। परिभाषा में कह रहा Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग जबरदस्ती लिखे हैं, एक बार प्रूफ कर लेते हैं इसको। Q बराबर जीरो लिख करके देखते हैं कि परिमेय आता है कि नहीं आता। अब मान लीजिए आपके पास 2 रुपया, कितना रुपया, 2 रुपया, आपको कहे कि दिन भर आप 0 0 बांटते रहिए, क्या बताइए कितना दिन में आप रुपया बांट दीजिएगा। आपका जवाब आएगा कि जिंदगी भर हम बांटते रहेंगे तो भी 2 रुपया खत्म नहीं होगा, क्योंकि हम 0 0 बांट रहे हैं। वही बात है, मेरे पास 2 रुपया और 0 0 बांट रहे तो हम क्या प्राप्त करेंगे, इससे इन्फिनिटी अपरिभाषित प्राप्त करेंगे, और अपरिभाषित है तो यह कोई परिमेय संख्या नहीं होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि Q को बराबर जीरो नहीं होगा, जब प्राकृत संख्या होगी वहां पर Q को बराबर जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसको सूचित किससे करते हैं, तो देखिए परिमेय संख्या को बड़ी Q द्वारा सूचित किया जाता है। परिमेय संख्या को किससे सूचित किया जाता है, बड़ी Q द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम लोग इसी में पढ़ लेंगे इरेशनल नंबर और परिमेय संख्या। इसको जनरली कहेंगे वैसी संख्या जो परिमेय ना हो वह क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे 3√2, √5, √3 etc। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी में एक चीज और पढ़ते हैं, आगे डिवाइड के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए जैसे आप लोग भाग पढ़े होंगे, मान लीजिए आपको दे दिया जाए और इसको कहे कि 13 से डिवाइड कीजिए, इसको क्या कीजिए, 13 से डिवाइड कीजिए। तो आप क्या कीजिएगा कि जनरली कीजिएगा 13 × 5 = 65
5 से 5 घटेगा, कट जाएगा ये दोनों, और ऊपर से क्या उतरेगा 5 उतरेगा। आप कहिएगा कि इसका 5 शेष बच गया और इसका जो भागफल है वो 5 हो गया, लेकिन ऐसा गलत है। ऐसा क्या गलत है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसे 13 से डिवाइड करना 655 को। क्या करते हैं, 13 से इसको डिवाइड करते हैं, 65 को पहले क्या आ जाता है 5 आ जाता है, तो इसको यहाँ पर 13 × 5 = 65 लिख देते हैं और घटाते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है। ऊपर से क्या आता है 5 आता है, ऊपर से जो संख्या आता है उसमें 13 से भाग लगाते तो नहीं लगता, तो यहाँ पर कितना बार में लगाएंगे, इसको 0 बार में लगाएंगे, और 0 बार में लगाएंगे तब क्या होगा कि 5 से जब 0 घटेगा क्या शेष बच जाएगा, 5 शेष बच जाएगा। अब क्या करते हैं, अब ये हमारा शेष हुआ, यहाँ पर हम शेष लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा और हमारा आंसर भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो शेष बचा हुआ है ये इससे छोटा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे पॉइंट डालेंगे, और पॉइंट डालेंगे उसके बदला में यहाँ क्या आएगा 0 आएगा। फिर इसको क्या करेंगे 13 से डिवाइड करते हैं 50 को, तो क्या आता है 13 को पहाड़ा में 13 तिया 39 और 13 को 4 में पढ़ते कितना 52 आ जाता है, जो कि इससे ज्यादा थे, कम लेना है हमको, 13 तिया 39 हो जाएगा और इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। इसी प्रकार हम पॉइंट दिया हुआ 0 दे देकर आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हम भाग बनाते हैं। अब देखिए 12 से डिवाइड करना, जैसे मान लीजिए 602 को, अब क्या करना, आप तो बना सकते हैं इसको 12 × 5 = 60, 5 बार में इसको डिवाइड कर दिए, ऊपर से क्या उतरेगा ये कैंसिल हो जाएगा, 2 उतरेगा, लेकिन यहाँ पर शेष नहीं लिखना है, इसको शेष नहीं लिखना है। क्या करना कि इसको एक बार 0 बार में लगाना है, तो 0 बार में लगाएंगे, 0 × 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और 2 में से 0 घटेगा तो शेष कितना बच जाएगा, ये इसको बोलेंगे शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल, और इसको बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं भाज्य। इसको क्या बोलते हैं, भाज्य, और इसको क्या बोलते हैं, भाजक। अब एक चीज यहाँ पर सीखने वाला है, अब देखिए जिससे भाग दिया जाता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, और जिसमें भाग दिया जाता है उसको क्या कहता है, भाज्य कहते हैं, और जितना बार में भाग लगता है भाजक से उसको भागफल कहते हैं, और सारे प्रोसेस के बाद जो बच जाता है उसको शेषफल कहते हैं। अब मान लीजिए अगर ऐसा हम कर लेते हैं, अगर मेरा आंसर सही है या गलत है, इसको जांच करने के लिए यूक्लिड थ्योरम दिए थे, यूक्लिड महोदय ने प्रमेय दिए थे, वो प्रमेय है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए भाज कितना है हमारा, भाज देख लीजिए, भाज 602 है, बराबर भाजक कितना है 12 है, भागफल कितना है 50 है, प्लस शेष कितना है 2 है। अब देखिए ये हमारा LHS हो गया, ये हमारा RHS हो गया। ये पूरा प्रोसेस करने के बाद इतना आ जाता है, तो हम समझ लेंगे हमारा सवाल सही है। 12 को 50 से डिवाइड कर दे कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, प्लस कितना 2 है तो 2 कर देते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 602। अब देखिए दोनों क्या बराबर आ गया, इसका मतलब हमारा जो भाग है वो सही है। और ये थ्योरम है, इसी थ्योरम पर हम लोग आगे पढ़ेंगे, HCF फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग इस पर सवाल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भाग का जो प्रोसेस है आपको समझ में आ गया होगा, और ये फार्मूला जो आपको याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सवाल करेंगे, जो चैप्टर का सवाल होगा उस पर आधारित हम लोग सवाल पढ़ेंगे। तो आज यही देख रहे हैं, धन्यवाद।